हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। मेरा पिछला वीडियो जिसमें कि मैंने यूएस के एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की कहानियां बताई थी, ये वीडियो उसी का अगला पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना है तो इसे सुनने से पहले उस वीडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ बातें आपको वो वीडियो सुने बिना समझ नहीं आएंगी। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आप हेडफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान ने आज तक पैर तक नहीं रखा है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको साइंस भी आज तक समझ नहीं पाया है। सैकड़ों किलोमीटर में फैले जंगल जहां इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। ऐसी जगहों पर किस किस तरह के रहस्य हो सकते हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम लोग घर के अंदर बैठकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, लेकिन क्या पता इसी दुनिया में और क्या क्या छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं ऑफिसर की जुबान से। ये वाला केस ज़्यादा डरावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमें ऐसे केसेस भी मिला करते थे। एक बार एक 20-22 साल का यंग लड़का जंगल में घूमने गया था सर्दियों में, और वहाँ गायब हो गया। वो ऐसे समय में जंगल में गया था जबकि किसी को भी जंगल में इतना दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है जंगलों में। ज़्यादातर रास्ते तो हम बंद ही कर देते थे अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते बच ही जाते थे। तो फिर हमने उसको ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया। बता दूं कि उस साल कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ गिरी थी और ज़मीन पर 6 फीट मोटी बर्फ़ जमा हो गई थी। हमें शुरू से ही पता था कि इतनी बर्फ़ में उसको ढूंढना नामुमकिन है, और बसंत आने पर ही बर्फ़ के हटने के बाद ही उसका कुछ पता चल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। बर्फ़ के हटते ही एक हाइकर ने रिपोर्ट किया कि उसको एक बॉडी दिखाई दी है मेन रास्ते से थोड़ा सा ही दूर। हमें उसकी लाश एक पेड़ के नीचे मिली, पिघली हुई बर्फ़ के ढेर में। उसकी लाश देखते ही मैं समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, और उस बात ने मुझे बहुत बेचैन सा कर दिया था। आप में से जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं जहां बहुत बर्फ़ गिरती है, तो आपको भी पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। होता क्या है कि जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ों के नीचे बर्फ ज्यादा इकट्ठा नहीं होती, क्योंकि वो ऊपर पेड़ पर ही रह जाती है। तो पेड़ के चारों तरफ एक अलग सी जगह बन जाती है जहाँ की बर्फ बहुत हल्की होती है, और एक गड्ढा सा बन जाता है पेड़ के चारों तरफ। और जिसको इनके बारे में पता नहीं होता वो इनको देख के पहचान भी नहीं सकते और इनमें फंस जाते हैं। हम हर साल लोगों को सावधान रहने के लिए बोर्ड्स भी लगाते हैं, लेकिन हर साल 2-4 लोग फंस ही जाते हैं इनमें। जहां तक मेरा ख्याल है, वो लड़का जंगल में चलते चलते थक गया होगा और थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे गया होगा, यह सोच के कि वहां बर्फ कम है, और उस गड्ढे में फंस गया होगा। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उल्टा लटके लटके वो बहुत तड़पा होगा सांस लेने के लिए, छटपटाया होगा। उसके फेफड़ों में बर्फ भर गई होगी। ये सब सोच के मैं बहुत बेचैन हो गया था। पता नहीं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो क्या सोच रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ज्यादातर टाइम घने जंगलों में ही बीतता था, तो मुझे कई बार लोग गोटमैन के बारे में पूछते थे। गोटमैन मतलब ऐसा आदमी या कहें शैतान जिसका चेहरा बकरे जैसा होता है और बाकी का शरीर इंसान जैसा। सच बताऊं तो मुझे खुशी है कि मेरा कभी ऐसे किसी आदमी से सामना नहीं हुआ। हाँ, एक बार एक बिना आंखों वाले आदमी से जरूर सामना हुआ था, लेकिन उसको मैं ठीक से देख नहीं पाया था। एक बार मेरे पास एक ऐसा केस आया जहां इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ था मेरे साथ। हमारे पास एक बार एक कॉल आई कि एक बूढ़ी औरत जंगल में बेहोश हो गई है और उसको बाहर के एरिया में लेकर आना है। तो हम जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचे जो हमको बताई गई थी। वहां पहुंचे तो देखा कि उसका हस्बैंड भी वहीं पर ही था उसके साथ। हमको देखते ही वो भाग के हमारे पास आया। उसने बताया कि वो अपनी वाइफ से बस थोड़ा सा ही दूर था, कुछ ढूंढ रहा था, और वो उसके पीछे ही थी कि अचानक उसको उसके चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो बेहोश हो चुकी है। तो फिर हमने उसको स्ट्रेचर पर लेटाया और बाहर लाने लगे। इसी बीच उसको होश आ गया और वो फिर से चीखने लगी। मैंने उसको शांत किया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि वो अपने हस्बैंड के पीछे ही थी और कि उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि उसको वो आवाज बिल्ली की सी लगी, लेकिन वो बहुत अजीब सी थी। वो थोड़ा पास गई उस आवाज को अच्छे से सुनने के लिए, तो उसको लगा कि वो आवाज भी उसके नजदीक आ रही है। उसने बताया कि जैसे जैसे वो आवाज उसके पास आ रही थी, उसको मनहूसियत सी महसूस हो रही थी, और आखिर में उसको पता चल गया कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो कोई बिल्ली नहीं थी, वो एक आदमी था जो बार बार बिल्ली की आवाज निकाल रहा था, और कोई आवाज नहीं, सिर्फ
लेकिन उसने बताया कि वो कोई आदमी भी नहीं था, वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी आदमी को इस तरह की आवाजें निकालते नहीं सुना था। उसने बताया कि उसको लगा कि शायद उसके सुनने की मशीन कान से निकल गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। उसने मशीन को ठीक किया, लेकिन वही आवाज आ रही थी। वो पास आते जा रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, माहौल में मनुष्यत सी फैलती जा रही थी। उसने देखा कि झाड़ियों में से कोई परछाई बाहर निकल रही है, और ये देख के वो बेहोश हो गई। अब जाहिर है, ये सुन के मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि क्यों कोई आदमी इस घने जंगल में लोगों को देख के बिल्ली की आवाज निकालेगा। इसलिए नीचे बेस में पहुंचते ही मैंने अपने सीनियर से बोला कि मैं एक बार उस एरिया को चेक करना चाहता हूं। मेरे सीनियर ने मुझे परमिशन दे दी। तो मैंने अपने वॉकी टॉकी को उठाया और वहां दोबारा पहुंच गया जहां वो औरत बेहोश हुई थी। मुझे वहां कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं और आगे 1-2 किलोमीटर चलता रहा। मुझे फिर भी कोई नहीं दिखा। तो फिर मैं वापस आने लगा। वापस आते समय मैंने उसी रास्ते से वापस आना चाहा जहां से वो लोग वापस आए थे, ये सोच के कि शायद मुझे वो जगह दिख जाए जहां से उसने उस आदमी को निकलते हुए देखा था। उस समय तक सूरज भी ढलने लगा था और अंधेरा छाने लगा था, और मैं अंधेरे में इस घने जंगल में अकेला नहीं होना चाहता था। तो मैंने अपने दिमाग से वो बात निकाल दी और सोचा कि कल दिन में फिर से आके यहाँ एक बार चेक कर लूंगा। अब जैसे ही मैं अपने रास्ते से नीचे आ रहा था, मुझे कुछ दूर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं रुका और चिल्लाया कि कौन है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो आवाज फिर से आई। आवाज ना तो तेज हुई ना ही हल्की हुई, लेकिन बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई आदमी बिल्ली की आवाज निकाल रहा हो। तो मैं उस तरफ आगे बढ़ता हूं जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी, लेकिन मैं आवाज के पास ही नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज चारों तरफ से आ रही है। फिर अचानक वो आवाज आनी बंद हो जाती है। मैं कुछ देर वहीं रुकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से आवाज आती है कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। उसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आ जाता हूं। उसके बाद मुझे उस एरिया में कभी ऐसी आवाज सुनने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मैं उस एरिया में दोबारा भी गया चेक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि वो किसी की कोई शरारत हो लोगों को डराने के लिए, लेकिन फिर भी उसने मुझे थोड़ा सा तो परेशान कर ही दिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको रहस्यमयी सीढ़ियों के बारे में बताया था कि कैसे हमको अक्सर घने जंगलों के बीच में, जहां कोई इंसान आ भी नहीं सकता, हमें सीढ़ियां रखी मिलती हैं। इन्हीं सीढ़ियों के बारे में आपको और बताता हूं। यह वाला किस्सा मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक साथी के साथ हुआ था। मेरे साथी ने भी जब पहली बार वो सीढ़ियां देखी थी तो उसको भी बहुत अजीब लगा था, और उसको भी उसके ट्रेनर ने सख्त हिदायत दी थी कि कभी उनके पास मत जाना, उनको छूना मत और उनके ऊपर मत जाना। पहले 1 साल तो उसने इन बातों को अच्छे से माना, लेकिन एक बार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, और एक बार एक केस के चक्कर में जब वो जंगलों में था तो वो अपनी टीम से थोड़ा सा अलग हो गया उन सीढ़ियों को चेक करने के लिए। उसने बताया कि वो लोग एक लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे, और उसके खोने की जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर उसको ढूंढ रहे थे, और खोजी कुत्तों को भी उस लड़की की गंध मिल चुकी थी और वो उस लड़की की गंध का पीछा ही कर रहे थे। वो मेन टीम के पीछे अकेला ही था कि उसको अपने बाईं ओर सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उनको देख के लग रहा था कि वो किसी नए नए घर से निकाल कर रखी हों, क्योंकि उन पर बिछी कालीन बिल्कुल सफेद थी। उसने बताया कि जब वो उनके पास पहुंचा तो उसको कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ, ना ही कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। हालांकि उसको लग रहा था कि उनके पास पहुंचते ही कुछ अजीब सा होने लगेगा, जैसे कि उसकी नाक और कान से खून निकलने लगेगा या फिर वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखा। उसने बताया कि उन सीढ़ियों के बारे में जो चीज उसको सबसे अजीब लग रही थी वो थी कि वो सीढ़ियां बिल्कुल साफ थी। उन पर किसी तरह की कोई धूल या कोई भी पत्ता तक नहीं गिरा था, जबकि वो बीच घने जंगल में रखी थी, और ना ही कोई गिलहरी या कोई और जानवर के पैरों के निशान उन पर थे, जो कि बहुत ही अजीब था। उसने उन सीढ़ियों को हाथ लगाया, लेकिन उसको कुछ अलग सा नहीं लगा। उसने अपनी वॉकी टॉकी चेक की कि वो ऑन तो है, और फिर उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते हुए उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की बातें उन सीढ़ियों के बारे में की जाती हैं, उसको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। वो मजाक मजाक में मुझे बता रहा था कि उसको लगा कि या तो वो गायब होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा या फिर कोई दूसरे ग्रह का एलियन वहां के उसको पकड़ लेगा, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। उसने बताया कि जब वो सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो कुछ बहुत गलत कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अभी आके उसको पकड़ लेगा और उसको पीछे से गोली मार देगा किसी भी पल।
लेकिन उसने उन सब ख्यालों को वहम समझकर दिमाग से निकालना चाहा। उसने बताया कि वो जितनी देर वहां खड़ा हो रहा था, वो डर वाली फीलिंग बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसको आसपास के जंगल की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यहां तक कि वो अपनी खुद की सांसें भी नहीं सुन पा रहा था। वो नीचे उतर गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो बाद में हुई। उसने बताया कि शाम को जब वो अपने बेस पहुंचा तो उसके सुपरवाइजर ने उसको अकेले में बुलाया। उसने बताया कि उसका सुपरवाइजर उसको बहुत ही गुस्से से देख रहा था। उसने अपने सुपरवाइजर से पूछा, क्या हुआ? तुम उनके ऊपर गए थे ना? सुपरवाइजर ने जवाब दिया। उसने अपने सुपरवाइजर से पूछा कि उसको कैसे पता चला कि वो ऊपर गया था। सुपरवाइजर ने अपना सर झटकते हुए गुस्से से कहा, क्योंकि वो लड़की हमको नहीं मिली और हमारे कुत्तों ने भी उसकी गंध खो दी। मेरे दोस्त ने हैरानी से पूछा कि इन सब बातों का उसके ऊपर जाने से क्या मतलब है। सुपरवाइजर ने उससे पूछा कि वो कितनी देर तक ऊपर था। उसने बताया, बस 2-3 मिनट। उसके सुपरवाइजर ने उसको बहुत गुस्से से देखा, जैसे कि वो अभी उठ के उसको मारेगा, और उसको गुस्से से बोला कि आज के बाद अगर वो उनके आसपास भी चला गया तो वो उसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। ये बोल के उसका सुपरवाइजर वहां से चला गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास आने वाले लगभग आधे केसेस खोए हुए लोगों के ही हुआ करते थे, जहां पर कि खोने वाले शख्स का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता था। ज्यादातर केसेस में खोने वाला शख्स अगर कुछ ही घंटों में नहीं मिलता तो या तो वो कभी मिलते ही नहीं, या फिर किसी ऐसी जगहों पर मिलते जहां उनके होने का कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे कि उनके खोने की जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर। एक केस मुझे याद है, एक 5 साल के मेंटली चैलेंज बच्चे का, जो कि खो गया था। वो छोटा लड़का एक पिकनिक वाली जगह से गायब हुआ था। मेंटली चैलेंज्ड होने के साथ साथ वो बच्चा हैंडीकैप भी था, और उसके माँ बाप हमको बार बार समझा रहे थे कि वो बच्चा खुद से कहीं जा ही नहीं सकता और जरूर उसको किसी ने गायब किया है। हमने उस बच्चे को काफी हफ्तों तक ढूंढा, उसके खोने की जगह से कई कई किलोमीटर दूर तक, लेकिन उसका कोई नामोनिशान नहीं मिला। यहां तक कि हमारे कुत्तों को भी उसकी कोई गंध नहीं मिली, उस पिकनिक एरिया से भी नहीं जहां से वो गायब हुआ था। ऐसे जैसे मानो कि वो लड़का कभी वहां आया ही ना हो। माँ बाप पर भी शक गया, लेकिन माँ बाप की हालत देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो अपने मासूम बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं। करीब 1 महीने बाद उसको ढूंढना बंद कर दिया गया, और कुछ टाइम बाद तो हम उस केस को भूल भी चुके थे। फिर कुछ महीनों बाद हम एक ऊंची पहाड़ी पर बर्फ में ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे कि अचानक कुछ दूर मुझे बर्फ में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो एक शर्ट है, जमी हुई और बर्फ में आधी बाहर निकली हुई। उस शर्ट का कलर और डिजाइन देखकर मैं तुरंत पहचान जाता हूं कि ये उसी बच्चे की शर्ट है। और उसके करीब 20 कदम दूर ही हमें उस बच्चे की लाश मिलती है, आधी बर्फ में फंसी हुई। उसको देखकर लग रहा था कि यह मुश्किल से 2-3 दिन पुरानी लाश है, जबकि उस बच्चे को खोए हुए कई महीने हो चुके थे। जब हमने बॉडी को बाहर निकाला तो देखा कि बच्चा किसी चीज से लिपटा हुआ है। हमने बर्फ को हटा के ठीक से देखा तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक बड़ी बर्फ का टुकड़ा था, जो कि बिल्कुल किसी इंसान की शेप में था। बच्चे ने उस बर्फ के टुकड़े को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ और पैर उस बर्फ से चिपक गए थे। मैंने वॉकी टॉकी पर अपनी बाकी की टीम को वहां बुलाया और बॉडी को निकाला। सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता था कि वो बच्चा अपने खोने की जगह से 70 किलोमीटर दूर चलकर उस जगह पहुंचा हो, क्योंकि वो चल भी नहीं सकता था, वो हैंडीकैप था। ऊपर से पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका पेट बिल्कुल खाली था, यहां तक कि पानी भी नहीं था। यह सब बिल्कुल ऐसा था कि मानो किसी ने बच्चे को धरती से अचानक गायब कर दिया और फिर कुछ महीनों बाद उसको बर्फीले पहाड़ पर छोड़ दिया, ठंड से मरने के लिए। ये अगला केस जो बताने जा रहा हूं, ये मेरी रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले का ही है। हम जंगल के एक इलाके में गश्त करने गए थे, क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ तेंदुओं के होने की कई रिपोर्ट्स मिली थी। जंगल में लोगों को ढूंढने के अलावा हमारा एक काम यह भी होता है कि कोई जंगली जानवर उन जगहों पर ना आ पाए जहां की लोग आते हैं। जब हमें ऐसा कोई इलाका मिलता है तो या तो हम उसको बंद कर देते हैं या फिर वहां लोगों को नहीं जाने देते। तो उस बार की बात बताऊं तो वापस आते समय मैं अकेला ही था। उस जगह बहुत ही घना जंगल था, दिन छिपने वाला था कि दूर मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कई बार तेंदुए भी ऐसी ही आवाजें निकालते हैं, जैसे कि कोई औरत बहुत दर्द में हो और जोर से चीख रही हो। थोड़ा अटपटा सा तो लगा, लेकिन कुछ खास डर नहीं लगा। मैंने अपने बेस पर फोन किया और अपने सीनियर को बताया कि मैंने तेंदुए की आवाज सुनी है और मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं
ये पता करने के लिए कि वो किस इलाके में है। उसके बाद मैंने 2-3 बार फिर वही चीख सुनी, हर बार बिल्कुल उसी जगह से जहां से वो पहली बार आई थी, और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि तेंदुआ उसी जगह में है। फिर मैं वापस बेस पर जाने लगा। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए पलटा, मैंने फिर से एक तेज चीख सुनी। इस बार ये चीख मुझसे कुछ कदम दूर से ही आई थी। जाहिर है मैं डर गया और जल्दी जल्दी से वहां से निकलने लगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई भूखा तेंदुआ मुझे पकड़ के अपनी भूख शांत कर ले। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, वो चीखने की आवाजें मेरे पीछे से आए जा रही थी। मैं भागने लगा और जब मैं अपने बेस के करीब 1 किलोमीटर नजदीक पहुंचा तो वो चीखने की आवाज बंद हो गई। मैंने पलट के देखना चाहा कि अभी भी कोई चीज मेरे पीछे है या नहीं। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। जाहिर है कि मैं डर गया और जल्दी जल्दी से वहां से निकलने लगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई भूखा तेंदुआ मुझे पकड़ के अपनी भूख शांत कर ले। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, वो चीखने की आवाजें मेरे पीछे से आ जा रही थी। मैं भागने लगा और जब मैं अपने बेस के करीब 1 किलोमीटर नजदीक पहुंचा तो वो चीखने की आवाज बंद हो गई। मैंने पलट के देखना चाहा कि अभी भी कोई चीज मेरे पीछे है या नहीं। उस समय तक अंधेरा हो चुका था और मैंने देखा कि थोड़ी सी दूर एक पेड़ के पास एक परछाई सी दिखाई देती है, जो कि किसी आदमी की परछाई दिखाई पड़ती है। मैंने जोर से आवाज लगाई कि जंगल में घूमने का टाइम खत्म हो गया है और वो अपने घर चला जाए। वो परछाई वहीं खड़ी रहती है। मैं उस परछाई के पास जाता हूं और उस परछाई के करीब 10 कदम दूर पहुंचते ही वो परछाई लंबे लंबे कदम बढ़ाकर मेरी तरफ बढ़ती है और वही चीखने की आवाज निकालती है जो कि मेरा पीछा कर रही थी। बस वो देखते ही मैं पलटकर जोर से भागता हूं अपने बेस की तरफ, बिना पीछे देखे। थोड़ी देर बाद वो चीखने की आवाज वापस जंगल की तरफ जाती हुई सुनाई देती है। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपने साथियों को भी बस तेंदुए की आवाज के बारे में ही बताया था। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और एक साथ काम करते करते आपस में दोस्ती भी हो जाया करती थी। और कई बार जब हम लोग खाली होते थे तो आपस में एक दूसरे के डरावने किस्से सुनते थे। आगे की कुछ कहानियां मेरे दोस्तों की बताई हुई हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसका नाम था केडी। हालांकि वो मुझसे 15 साल जूनियर थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम में बहुत तेज थी और उसको हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स में से जाना जाता था। हम दोनों ने बहुत सारे केसेस पर एक साथ काम किया था और उसने अपने कई किस्से मुझे सुनाए थे। उनमें से 4 किस्से मैं आपको बताता हूं। हम लोगों का ज्यादातर समय जंगलों और पहाड़ों पर ही गुजरता था और ऐसी जगहों पर कोई खतरनाक हादसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते थे। केडी ने बताया कि कुछ साल पहले पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। उस साल इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी थी कि हर दूसरे दिन 2 फुट बर्फ जमा हो जाती थी रास्तों पर। लोगों को वार्निंग भी दी जाती कि पहाड़ों की तरफ ना जाएं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सरफरा ऐसा निकल ही जाता था जो वार्निंग्स पर ध्यान ही ना दे। उसने बताया कि उसी टाइम उनके पास एक बहुत ही भयानक केस आया जिसमें एक पूरी फैमिली ही खत्म हो गई थी उनके पापा की गलती की वजह से। बार बार दी गई वार्निंग्स को ना सुनकर भी वो अपने परिवार को पहाड़ों पर ले गया बर्फ में मस्ती करने के लिए। वो लोग बर्फ पर खेल रहे थे और केडी के हिसाब से खेलते खेलते वो ऐसी बर्फ पर चले गए जो दिखने में तो सॉलिड लग रही थी लेकिन नीचे से खोखली थी। अचानक से सारी बर्फ ढह गई और वो लोग नीचे 300 फीट खाई में जा गिरे। नीचे सीधा पत्थरों पर गिरे थे। वो गिरते ही माँ बाप और एक बच्चा तो वहीं मर गए, लेकिन 2 बच्चे बच गए। एक का सिर्फ एक पैर टूटा था और कुछ पसलियां टूटी थी, जबकि दूसरे बच्चे को सिर्फ कुछ खरोंचे ही आई थी। तो वो बच्चा जिसको चोट नहीं लगी थी वो अपने भाई को वहीं छोड़कर आगे चला गया, यह सोचकर कि शायद कुछ मदद मिल जाए। केडी ने बताया कि वो बच्चा मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर ही गया होगा कि एक तूफान की चपेट में आ गया। बच्चा वहां शायद तूफान से बचने के लिए या कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया, लेकिन बच नहीं पाया। बच्चा ठंड में जम गया और मर गया। केडी की टीम जब उस फैमिली को ढूंढने गई तो उनको आसानी से वो फैमिली मिल गई, क्योंकि कुछ लोगों ने उस फैमिली को जाते हुए देखा था पहाड़ों के उस तरफ। और वो बच्चा जो मदद के लिए आगे गया था वो भी सबसे पहले केडी को ही मिला था। केडी ने बताया कि जब वो बच्चे को ढूंढ रही थी तो उसको कुछ दूर पत्थर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से भागकर उसके पास पहुंची। केडी ने बताया कि उसके पास पहुंचते हुए उसको दिख गया था कि वो कोई बच्चा है और ये भी कि वो अब मर चुका है और उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उसने बताया कि बच्चा सीधा बैठा हुआ था, उसके घुटने उसकी छाती पर लगे हुए थे और दोनों हाथों से उसने अपने पैरों को जकड़ा हुआ था, जैसे कि ठंड से बचने के लिए सिकुड़ कर बैठा हो। उसके कोट के कॉलर्स खड़े थे और उसने अपना सिर अपने कोट की कॉलर्स में छुपाया हुआ था।
केडी ने बताया कि जब उसने कॉलर को हटाया बच्चे का चेहरा देखने के लिए, तो उसने देखा कि मरते हुए बच्चा रो रहा था। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे जो कि जम चुके थे। मरते समय बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और रो रहा था और ठंड में ठिठुरते हुए उसकी मौत हो गई। एक माँ होने के नाते केडी की भी आंखों से आंसू आ गए थे उस बच्चे का चेहरा देख के। केडी बार बार उनके पापा को कोस रही थी उन मासूम बच्चों की मौत के लिए। दूसरी कहानी जो केडी ने मुझको बताई थी वो तब की थी जब वो नई नई आई थी इस डिपार्टमेंट में। उसने बताया कि उनकी टीम को एक रिपोर्ट मिली थी एक पुराने हाइकर के वापस ना आने की। उस हाइकर की वाइफ को यकीन था कि ज़रूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो टाइम पर वापस ना आया हो। तो केडी की टीम उसको ढूंढने के लिए गई और उनको कुछ बेहद मुश्किल पहाड़ियां चढ़नी पड़ी थी उस जगह पर पहुंचने के लिए। केडी ने बताया कि जब वो लोग ऊपर पहुंचे तो वो एक फ्लैट इलाका था। कुछ दूर आगे चलते ही उनको बर्फ पर खून दिखाई देता है। वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहां जहां खून पड़ा होता है। आगे बढ़ते हुए उनको कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको देखकर बता पाना मुश्किल था कि ये मांस शरीर के कौन से हिस्से का है। लेकिन जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं उनको और मांस के टुकड़े मिलते जाते हैं बर्फ में, और आखिर में खून का पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंचते हैं। अंदर उनको वो हाइकर पड़ा हुआ मिलता है। केडी ने बताया कि गुफा के अंदर इतना सारा खून था जितना उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाइकर मुंह के बल नीचे पड़ा होता है, उसका एक हाथ आगे की तरफ होता है, ऐसा मानो कि उसकी मौत रेंगते रेंगते हुई हो। वो पास जाकर ध्यान से देखती है तो दिखता है कि उसका पेट फटा हुआ है और अंदर की सारी अंतड़ियां बाहर लटक रही हैं। आसपास उनको कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जैसे किसी भालू या किसी और बड़े जानवर के हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको किसी जानवर ने मारा हो, क्योंकि पहली बात तो उनको वहां किसी जानवर के होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। दूसरी, अगर किसी जानवर ने उसको मारा होता तो उसको खाया भी होता, लेकिन उसके शरीर का कोई भी हिस्सा खाया नहीं हुआ था, सिर्फ पेट फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके पेट में हाथ डाला और उसके पेट को फाड़ दिया। उसके साइड में एक कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी जिसकी मदद से बर्फ पर चढ़ा जाता है, और उस पर भी खून लगा हुआ था। पहले तो सबको यही लगा कि शायद वो उस कुल्हाड़ी की मदद से ऊपर चढ़ रहा होगा और ऊपर चढ़ते हुए फिसल गया और नीचे गिरते ही उसकी कुल्हाड़ी उसके पेट में घुस गई और वो रेंगते रेंगते उस गुफा तक पहुंचा होगा। यह थ्योरी बिल्कुल ठीक बैठ रही थी, सिवाय एक सवाल के कि वो पैरों के निशान किसके थे। इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने केडी से पूछा कि कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें कोई बिल्कुल गायब ही हो गया हो। सुनते ही वो हंस पड़ी और बोली, डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं, सुनाओ। उसने बताया कि उसकी शुरुआत के ही दिनों में उसको एक केस मिला था जो कि मीडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ था। उसने बताया कि एक फैमिली जंगल में गई थी पिकनिक मनाने के लिए, और वो लोग मेन एंट्रेंस के पास ही बेर तोड़ रहे थे। फैमिली में दो छोटे लड़के थे, दोनों की उम्र 5 साल से कम ही थी। दिन का ही समय था और बेर तोड़ते हुए अचानक एक बच्चा गायब हो गया। बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चे का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। यहां तक कि कुत्तों को भी बच्चे की कोई गंध नहीं मिली। यह भी उन्हीं केसेस जैसा ही था जहां लग रहा था कि बच्चा वहां गया ही नहीं। बच्चे को करीब 2 महीने ढूंढा गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला, न ही बच्चे की कोई लाश मिली। आखिर में केस बंद कर दिया गया। करीब 6 महीने बाद वो फैमिली एक मेमोरियल पर फूल चढ़ाने के लिए आती है, जो कि उसी खोए हुए बच्चे की याद में बनाया गया था। वो अपने दूसरे लड़के को भी साथ लाते हैं। जैसे ही माँ बाप मेमोरियल पर फूल चढ़ा रहे होते हैं, छोटा लड़का उनके पीछे ही खड़ा होता है, और फूल चढ़ाते हुए उन्हीं सिर्फ 2-3 सेकंड्स में ही वो दूसरा बच्चा भी गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कि हवा में गायब हो गया हो। अब जाहिर है कि माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या कम था कि उनका दूसरा बच्चा भी गायब हो गया। बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, इतना बड़ा जितना कि हमारे स्टेट में किसी को ढूंढने के लिए पहले कभी नहीं चलाया गया था। करीब 300 लोगों को काम पर लगाया जाता है पार्क का एक एक इंच खोजने के लिए, लेकिन फिर से वही, बच्चे का कहीं कोई निशान नहीं मिला। ऑपरेशन करीब 1 हफ्ता चला, उसके खोने की जगह से दसियों किलोमीटर दूर दूर तक। फिर एक दिन करीब 2 हफ्ते बाद एक वॉलंटियर को दूसरा बच्चा मिल जाता है, उसके खोने की जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर। वॉलंटियर ने बच्चे की खबर देने के लिए हमारे रेडियो फोन पर कॉल किया। हम सबको लगा कि बच्चे की डेड बॉडी मिली होगी, लेकिन वॉलंटियर ने बताया कि ना सिर्फ बच्चा जिंदा है बल्कि बिल्कुल अच्छी हालत में है।
केडी और उसकी टीम बच्चे को लेने के लिए जाते हैं और वहां पहुंचकर जब वो बच्चे को देखते हैं तो उनको यकीन ही नहीं आता कि ये वही बच्चा है जो इतने दिनों से गायब है। उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, मिट्टी का एक कतरा तक नहीं था, यहां तक कि बच्चा बिल्कुल डरा हुआ भी नहीं था। वॉलंटियर ने बताया कि उसको बच्चा एक बड़े लक्कड़ के ऊपर बैठा हुआ मिला और वो एक घास की बनी बॉल से खेल रहा था जिसको कि किसी पुरानी रस्सी से बांधा हुआ था। केडी ने बच्चे से पूछा कि वो 2 हफ्ते तक कहां था और किसके साथ था। बच्चे ने बताया कि वो धुंधले आदमी के साथ था। केडी हैरान होकर उससे पूछती है, कौन धुंधला आदमी? क्या उसके चेहरे और शरीर पर बाल थे? बच्चा कहता है, नहीं, उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था, वो धुंधला आदमी था। जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी आंख खोलकर कुछ देखते हैं तो हमको सब ब्लरी या धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा। बच्चे ने बताया कि वो आदमी जंगल में से आया और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ घने जंगल में ले गया। बच्चे ने बताया कि वो एक पेड़ के अंदर सोता था जो कि अंदर से खोखला था और वो धुंधला आदमी उसको खाने के लिए बेर दिया करता था। केडी ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो आदमी डरावना था? क्या वो तुमको मारता भी था? बच्चे ने बताया, नहीं नहीं, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था और वो डरावना भी नहीं था, बस उसको उसका चेहरा पसंद नहीं था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी। केडी ने बताया कि उसके बाद वो उस बच्चे को हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं जहां से कि एक पुलिस वाला बच्चे को अपने साथ ले जाता है उसके गायब होने की पूछताछ करने के लिए। वो पुलिस वाला भी केडी का ही दोस्त था और उसने केडी को बताया कि बच्चा बार बार यही बता रहा था कि कोई धुंधला आदमी उसको अपने साथ जंगल में ले गया था जहां वो एक पेड़ के अंदर रहता था और जब भी उसको भूख लगती तो वो धुंधला आदमी उसको खाने के लिए बेर दे देता। वो धुंधला आदमी बच्चे को खेलने भी देता लेकिन बस थोड़ी दूर तक। अगर बच्चा दूर जाता तो वो बहुत गुस्सा करता और जोर से चिल्लाता, वो भी बिना मुंह के। बच्चे ने बताया कि रात में अगर उसको अंधेरे में डर लगता तो वो आदमी रात में भी रोशनी कर देता और उसको घास से बनी बॉल देता खेलने के लिए। बच्चे ने बताया कि वो धुंधला आदमी उसको अपने साथ रखने वाला था लेकिन उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो वैसा नहीं था जैसा उसको चाहिए था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्या बात कर रहा है। बच्चे ने बताया कि उसको उसके भाई के बारे में कुछ नहीं पता और ना उसने उसको उसके खोने के बाद कभी देखा और उसके बाद उसके भाई की भी कभी कोई खबर नहीं मिली। आखिरी कहानी केडी ने जो मुझे बताई थी वो तब की थी जब वो नई नई थी इस डिपार्टमेंट में और अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। वह यूं था कि वो अपने ग्रुप के साथ एक जंगल में गई थी एक ट्रेनिंग के लिए और उसी बीच वो लंच ब्रेक के दौरान अपने ग्रुप से थोड़ा दूर चली गई क्योंकि उसको टॉयलेट जाना था। टॉयलेट करके वो अपने ग्रुप के पास जाने लगती है। उसने बताया कि वो बस 5-6 फीट ही आगे बढ़ी थी कि वो रास्ता भूल जाती है और उसको याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ निकल गई और उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर है, ऐसे जैसे कि उसकी याददाश्त ही चली गई हो। तो वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ी होती है, सोचती है कि वो कहाँ है और अब उसे क्या करना है, लेकिन वो जितनी ज्यादा देर वहां खड़ी होती है उसकी कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, इसलिए वो फिर से चलना शुरू करती है। वो एक दिशा पकड़ लेती है और उसी तरफ आगे बढ़ती जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको लगता है कि उसको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, यहां तक कि उसको यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने घने जंगल में क्या कर रही है। केडी ने बताया, मैं चलती जाती हूं और फिर मुझको अपने सर के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, बहुत हल्की हल्की सी, और वो आवाज मुझे बार बार कह रही थी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम कुछ खा लो, खा लो, खा लो। तो मैं अपने चारों तरफ कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती हूँ और कसम से मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतनी भूख नहीं लगी थी जितनी उस वक्त लग रही थी। सच बताऊं तो उस समय मैं इतनी भूखी होती हूँ कि मेरे सामने कुछ भी होता तो मैं उसे खा लेती। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रह गया था, इसलिए मुझे यह भी नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर तक थी। तभी मुझे दूर से एक असली आवाज आती सुनाई पड़ती है। मैं आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी ही टीम का एक साथी मुझे ढूंढ रहा है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो मेरी तरफ भाग के आता है और मुझसे पूछता है कि मैं ठीक हूं क्या और मैं वहां क्या कर रही हूं। और सबसे अजीब बात मैं आपको बताऊं तो जब वो मेरी तरफ भाग के आ रहा होता है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं अपना चाकू निकालूं और उसको मार के खा जाऊं। पता नहीं क्यों मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ यही लग रहा था कि किसी तरह अपनी भूख शांत करूं। वो मुझे मेरा चाकू निकालते हुए देखता है तो एकदम से पीछे हो जाता है और मुझ पर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के मानो मैं नींद से जागती हूँ। मैंने अपने चारों तरफ देखा और देखते ही मैं समझ जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने साथी से पूछती हूँ कि मैं कितनी देर से गायब हूँ। मुझे लगा वो बोलेगा
कि कोई 1-2 घंटों से, लेकिन वो बताता है कि मैं 2 दिन से गायब हूं। मैं 2 पहाड़ियां चढ़ चुकी थी और पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी और करीब 300 किलोमीटर दूर पैदल चल चुकी थी, और अगर मैं और आगे चलती जाती तो शायद उन लोगों को मैं कभी मिलती भी नहीं। उन सबको लगा कि मैं मर चुकी हूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे लिए तो मानो जैसे वक्त बिल्कुल रुक सा गया था। मेरा साथी मुझको पिकअप पॉइंट पर ले जाता है, जहां मुझे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में तमाम तरह के टेस्ट करे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि मुझे क्या हो गया था। टेस्ट में कुछ पता नहीं लगता। सबको लगता है कि शायद मुझे किसी तरह का कोई दौरा आया और मैं सब भूल गई कुछ देर के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि किसी को भी, यहां तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ था। सच बताऊं तो उस दिन के बाद मैं जंगल में कभी अकेली नहीं गई। मेरे दोस्त कई बार मेरा मजाक भी उड़ाते थे इस बात को लेकर, लेकिन टॉयलेट करने के लिए किसी को साथ ले जाना अच्छा है, बजाय इसके कि मैं कभी वापस ही ना हूं। मेरा एक और बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम है एडवर्ड। ये उसका असली नाम नहीं है, क्योंकि मैं उसका असली नाम सबके सामने नहीं बताना चाहता। एडवर्ड एक ट्रेनर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो ईएमटी में चला गया। ईएमटी मतलब इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी तो वो भी नौकरी छोड़ चुका है मेरी तरह, लेकिन फिर भी कई बार जब जरूरत पड़ती है तो हम जैसे पुराने ऑफिसर्स को भी बुला लिया जाता है ऑपरेशंस में। एडवर्ड को खोए हुए बच्चे ढूंढने में महारत हासिल थी। पता नहीं कैसे उसको पता चल ही जाता था कि बच्चे किस तरफ गए हैं। इस काम में तो उसको उस्ताद ही माना जाता था पूरे डिपार्टमेंट में। एक बार वो मेरे घर आया था डिनर के लिए, तो खाना खाते हुए हम एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। उसकी ज्यादातर कहानियां नॉर्मल ही थी, तो मैंने उससे बोला कि कुछ ऐसी कहानियां सुनाओ जहां कुछ अजीब हुआ हो। मैंने उसको उन सीढ़ियों के बारे में बताया कि एक बार मेरा एक दोस्त उन सीढ़ियों के ऊपर चला गया था। ये बात सुन के एडवर्ड चुप हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें उस बच्चे की कहानी का पता है जो कुछ साल पहले एक पार्क से गायब हो गया था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। वो लोग एक 11 साल के खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे थे। वो बच्चा एक नदी किनारे से गायब हो गया था। सबसे पहले तो सबको यही लगा कि शायद बच्चा नदी में गिर गया और डूब के कहीं दूर बह गया है। लेकिन जब खोजी कुत्तों को बुलाया गया तो वो उन्हें नदी से दूर घने जंगल में ले गए। जंगल के जिस इलाके में कुत्तों को गंध मिल रही थी वो बहुत ही ज्यादा घना था। तो उन लोगों ने कुछ टीम्स बनाई और उस इलाके का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। आगे बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम टीम्स बना के ढूंढते हैं तो जिस इलाके को हमें छानना होता है हम उस इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी जगह ना छूटे। तो जब वो लोग वहां ढूंढ रहे थे तो उनको बच्चे के वहां आने के निशान मिलने लगे, लेकिन उनको बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिखाई दे रहा था बच्चे के वहां होने का। जैसे कि एक हिस्से में कुत्तों को गंध मिलती तो उसके अगले हिस्से में वो गंध खो देते, फिर उसके अगले हिस्से में फिर से गंध मिलती तो आगे फिर खो देते। सब कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे शतरंज के बॉक्सेस होते हैं ना, एक बॉक्स में गंध मिलती तो अगले बॉक्स में गायब हो जाती, फिर अगले में फिर से मिल जाती। ऐसा लग रहा था मानो बच्चा उछल उछल कर आगे गया हो, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता था इस घने जंगल में। एडवर्ड आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसको करीब 50 फीट दूर सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो तुरंत अपने साथी को बताता है और उसको आगे चल के उन सीढ़ियों को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका साथी उसको साफ साफ मना कर देता है। वो एडवर्ड को साफ बोल देता है कि वो कभी उन सीढ़ियों के पास नहीं जाएगा। वो एडवर्ड से कहता है कि तुम चाहो तो वहां जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन मैं उन सीढ़ियों के पास नहीं जाऊंगा। मैं यहीं खड़ा होकर तुमको देखता हूं। एडवर्ड को गुस्सा तो आता है, लेकिन उसको भी पता था कि उनको उन सीढ़ियों के पास जाने की सख्त मनाही थी, इसलिए वो अपने साथी को फोर्स भी नहीं करता और अकेला ही उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। एडवर्ड ने बताया कि वो सीढ़ियां छोटी थी, आमतौर पर जैसी बेसमेंट में होती है ना वैसे ही, और उनकी तरफ बढ़ते हुए उसको कोई खास डर भी नहीं लग रहा था। एडवर्ड ने बताया उनके करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि सबसे नीचे वाली सीढ़ी में कुछ रखा हुआ है, कुछ लिपटा हुआ। ये देखते ही मेरे दिल में एक डर सा आ जाता है। मैं बार बार सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो और बच्चा सही सलामत मिल जाए। हमें पूरी उम्मीद थी कि बच्चा सही सलामत मिल जाएगा, क्योंकि उसको खोए हुए कुछ घंटे ही हुए थे। लेकिन थोड़ा और करीब पहुंचते ही मैं समझ गया था कि ये वो ही बच्चा है, और ये भी कि वो अब जिंदा नहीं है। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि मरते समय वो भयंकर दर्द से गुजरा था, लेकिन मुझे वहां बिल्कुल भी खून दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसकी ठोड़ी और होंठ पर थोड़ा सा खून जरूर लगा हुआ था। मैंने अपने बाकी साथियों को रेडियो पर कॉल किया और वहां बुलाया। फिर हमने उसकी बॉडी को वहां से निकाला।
बच्चे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चा मर कैसे सकता है, जबकि उसको खोए हुए अभी 2-3 घंटे ही हुए थे। ना ही हमें उसकी मौत का कोई कारण दिखाई पड़ रहा था, और इसकी वजह से हम उन लोगों को कोई जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। हम लोग ज्यादा नहीं सोचना चाहते थे इस बारे में, इसलिए हमने यही मान लिया कि शायद बच्चे ने कोई जहरीला फल खा लिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैं घर चला गया और कोशिश करता रहा कि इस बारे में ना सोचूं। बच्चों की लाश देखकर मैं टूट सा जाता हूं। मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी, लेकिन बच्चों की लाशें देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं और उनको कुछ हो जाने का ख्याल भी। खैर, यही वजह थी कि आखिर में मुझे वो नौकरी छोड़नी ही पड़ी। ज्यादातर केसेस में हम मौत की वजह जानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। लेकिन मेरा एक दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, और जब भी ऐसा कोई अजीब केस आता तो वो मुझे जरूर बता देता था उसके बारे में। तो करीब 1 हफ्ते बाद वो मुझे फोन करता है, मुझसे पूछता है कि मुझे उस बच्चे के बारे में याद है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है। तो वो बताता है कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा चल रहा है। वो बताता है कि जिन डॉक्टर्स ने उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया था, उनको समझ ही नहीं आया कि बच्चे की मौत कैसे हुई। डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं देखा था। उसने बताया कि जब डॉक्टर्स ने उस बच्चे की बॉडी को खोला पोस्टमार्टम के लिए, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर। उसने बताया कि बच्चे के अंदर के हर एक हिस्से में छेद हो रखे थे, सिर्फ उसके दिल और फेफड़ों को छोड़कर। उसके पेट, किडनी, यहां तक कि एक टेस्टिकल में भी छेद हो रखे थे, बिल्कुल साफ छेद, ऐसा मानो कि लेजर से किए गए हों। छेद इतनी सफाई से किए गए थे कि मानो किसी मशीन से किए गए हों, लेकिन सिर्फ अंदर के हिस्सों पर। ऊपर से बच्चे की बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं थी, ना किसी कटे का निशान था। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या और भी कोई ऐसा केस आया है कभी तुम्हारे पास? तो उसने बताया कि ऐसा कोई केस कभी नहीं आया था, और ये इस तरह का पहला ही केस था। लेकिन डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट देनी ही होती है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि बच्चे की मौत अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। हालांकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि ऐसा हुआ कैसे। एडवर्ड ने बताया कि सालों बीत जाने के बाद भी वो उस बच्चे को भूल नहीं पाया है। और तो और वो अपने बच्चों को भी कभी जंगल में नहीं जाने देता है, और कभी वो बाहर जाते भी हैं तो उनको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता है। बातों बातों में हमारा डिनर भी हो जाता है और वो बाहर जाने लगता है। जाते जाते वो मेरे कंधों पर हाथ रखता है और पास आकर धीरे से बोलता है। वो बोलता है कि इन जंगलों में बहुत खतरनाक चीजें मौजूद हैं, ऐसी चीजें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कि हमें दर्द होता है और हम कुछ महसूस भी कर सकते हैं। वो मुझसे बोलता है कि इन जंगलों में हमेशा अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अपने दोस्तों की बात करूं तो मेरा एक और बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसका नाम था पॉल। एक दिन अचानक उससे मुलाकात हो गई और हम कुछ देर बैठ गए गप्पे मारने के लिए। हम दोनों ने कई साल एक साथ काम किया था, लेकिन फिर उसका दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो गया था। तो बातों बातों में हम उन रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि मैं और जानना चाहता हूं उन सीढ़ियों के बारे में। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो मुझे शायद कुछ बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं रहा था। मैं उससे फिर से पूछा तो मुझसे कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले अपना रेडियो फोन ऑफ कर लो। हम अपना रेडियो फोन कभी भी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में हमें इसी पर मैसेज मिलता है। लेकिन मैंने सोचा 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने अपना रेडियो फोन बंद कर लिया। उसने बताया कि करीब 7 साल पहले वो एक ऑपरेशन पर गया था जंगल में। उसके साथ एक नया लड़का था जिसने कि कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में थे जहां से बहुत सारी अजीब अजीब घटनाओं के होने की रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। अजीब अजीब घटनाएं जैसे कि किसी के गायब हो जाने, या रात में अजीब अजीब सी रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देने, या फिर अजीब अजीब आवाजें आने की घटनाएं। पॉल ने बताया कि वो नया लड़का बहुत डरा हुआ था और बार बार जंगल में होने वाली अजीब अजीब बातों के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि वो लड़का बार बार गोटमैन का नाम लिए जा रहा था। गोटमैन यानी कि ऐसा आदमी जिसका चेहरा बकरे का होता है और बाकी का शरीर इंसान का। गोटमैन ये, गोटमैन वो, बस यही बातें करे जा रहा था। आखिर में मैंने उसे बोला कि इन भयानक जंगलों में गोटमैन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं डरने को, इसलिए बेहतर होगा कि तुम गोटमैन का नाम लेना बंद करो। लड़के ने पूछा किस तरह की चीजें? मैंने उससे बोला अपना मुंह बंद रखो और काम पे ध्यान दो। आगे हमें एक छोटी सी पहाड़ी को पार किया और उसको पार करते ही हमें करीब 30 फीट दूर
सीढ़ियां दिखाई दी। लड़का सुट करके खड़ा हो जाता है, चुपचाप उन सीढ़ियों को वहां देख के। मैंने कहा, देखा, ये वो चीज है जिससे तुमको डरना चाहिए। लड़के ने हैरानी से मुझसे पूछा कि वो सीढ़ियां इस घने जंगल में क्या कर रही हैं, और वो उनके बारे में जानना चाहता है। अब वो लड़का हमारी टीम ज्वाइन कर ही चुका था, तो ना चाहते हुए भी मैं जो कुछ भी जानता था उनके बारे में, मैं उसको सब कुछ बताते चला गया। मैंने उसको बोला कि तुमको इतना सब कुछ बताने के बाद मैं मुसीबत में फंस सकता हूं, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सीढ़ियों के बारे में ज्यादा सवाल ना पूछो और इनसे दूर ही रहो। लड़का पॉल की बात अच्छे से समझ गया। मैंने फिर पॉल से पूछा कि मुझे और बताओ उन सीढ़ियों के बारे में, जितना भी तुमको पता है सब कुछ। बातें करते करते पॉल अचानक से रुक गया और मुझसे बोला, ठीक है, मैं तुमको सब बताता हूं, लेकिन भूल कर भी हमारे सुपरवाइजर्स को इसके बारे में मत बताना। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर वो मेरा रेडियो फोन चेक करता है कि मैंने उसको ठीक से बंद किया है या नहीं। पॉल ने बताया, जब मैंने नौकरी शुरू ही की थी तब हम आपस में बिल्कुल बातें नहीं करते थे इन सीढ़ियों के बारे में, ना ही जंगल में होने वाली दूसरी अजीब घटनाओं के बारे में बात की जाती थी। यहां तक कि जब कोई हमारी टीम ज्वाइन करने वाला होता तो उसको ज्वाइन करने से पहले ही हम उसको वार्न कर देते थे कि उसका सामना कुछ बहुत डरावनी चीजों से हो सकता है, जिससे कि कमजोर दिल वाले लोग इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन ही ना करें। इतना ही नहीं, ज्वाइनिंग के टाइम हर एक आदमी से एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था कि जंगल में होने वाली किसी भी अजीब घटना की जानकारी वो किसी को नहीं देंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे और बातें लीक नहीं करेंगे, यहां तक कि अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई डरपोक नया लड़का हमारी टीम ज्वाइन कर ले और मीडिया में जाकर सब कुछ बता दे इन सीढ़ियों के बारे में और दूसरी डरावनी चीजों के बारे में। लेकिन बाद में सबको लगा कि ऐसे किसी एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनसे सामना होने के बाद कोई भी इनके बारे में दोबारा बात करना ही नहीं चाहेगा। कई बार मीडिया कोशिश भी करता था हमसे खोए हुए लोगों के बारे में पूछने की, लेकिन हम में से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता था। पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए क्योंकि हम खुद भी ये मानना नहीं चाहते थे कि इन जंगलों में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये हमारा पेशा था, जंगलों में रहना हमारा काम था और हमारा घर इसी से चलता था, और इन डरावने जंगलों में डर कर काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम सब यही दिखाने की कोशिश करते थे कि सब ठीक है। लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार इनके बारे में बात करूंगा, और मुझे भरोसा है कि तुम इसके बाद इनको लेकर कभी अपना मुंह नहीं खोलोगे। पॉल ने बताया कि ये सीढ़ियां बहुत लंबे समय से जंगलों में पाई जा रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट को दसियों सालों से इनके देखे जाने की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। कई बार कुछ लोग इनके ऊपर भी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार बहुत बहुत बुरा भी हुआ है। एक बार मैंने अपनी आंखों से हमारे एक साथी का हाथ उसके तन से अलग होते हुए देखा था। वो उन सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर चला गया था और ऊपर जाकर एक टहनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका हाथ कट गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक सेकंड पहले तक उसका हाथ था, अगले ही पल उसका हाथ कट चुका था। हाथ नीचे भी नहीं गिरा था, पता नहीं हवा में ही कहां गायब हो गया। कटने का निशान बिल्कुल साफ था, जैसे कि किसी तेज तलवार से एक झटके में हाथ काट दिया गया हो। वो मरते मरते बचा था। दूसरी एक लड़की थी जिसने नया नया ज्वाइन ही किया था। उसने बस एक सीढ़ी को टच ही किया था कि उसके दिमाग की नस फट गई, बिल्कुल फट गई। समझ रहे हो ना, जैसे पानी का गुब्बारा फटता है ना एकदम से, बिल्कुल वैसे। वो लड़खड़ाती हुई मेरे पास आई और बस इतना ही बोल पाई थी, मुझे लगता है मुझे कुछ हुआ है। बस इतना बोलते ही वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन छूने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। मेरे देखते ही देखते उसका चेहरा खून में लाल हो चुका था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। हम हमेशा सबको मना ही करते थे उनके पास जाने को, लेकिन फिर भी हर बार एक ना एक सरफिरा बहादुरी दिखाने की गलती कर ही बैठता था। अगर वो बच भी जाते तो भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। या तो कोई बच्चा गायब हो जाता जंगल से, या फिर अगले दिन किसी इंसान के 2 टुकड़े हो जाते जंगल के बीचों बीच सबके सामने। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा हमेशा ही होता था। मुझे नहीं पता वो सीढ़ियां इन जंगलों में क्या कर रही हैं, लेकिन उनके यहाँ होने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि उनके पास ना जाएं और अपने साथियों को भी ना जाने दें। कुछ देर के लिए हम दोनों ही चुप हो जाते हैं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि पॉल मुझसे पूछता है, क्या तुमने कभी एक ही सीढ़ी 2 बार देखी? मैंने कहा नहीं। इसके बाद वो चुप हो गया। फिर वो जंगली जानवरों की बातें करने लगा। मैं समझ गया कि अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता।
मैंने भी फिर उससे और ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। उसके बाद हमने अपने अपने रेडियो ऑन कर लिए। अंधेरा होने में काफ़ी समय था, लेकिन पॉल ने बताया कि उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो जल्दी निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने पॉल को कभी नहीं देखा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानियां कैसी लगी? डर लगा? हैरानी हुई? मैंने जब पहली बार ये कहानियां पढ़ी थी तो मुझे तो बहुत डर लगा था। आपको क्या लगता है, जंगलों में इन सीढ़ियों के होने के पीछे क्या राज है? क्योंकि ये बात तो सच है कि ये झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह इनके बारे में पढ़ा है, जिसके वीडियोस मैं आगे जरूर बनाऊंगा। मुझे लगता है इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है और जहां हमारी साइंस तक फेल हो जाती है। मैं एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणियों में बिलीव करता हूं और मुझे पक्का यकीन है कि इन सीढ़ियों का उनसे जरूर कुछ लेना देना है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भयानक जंगलों की डरावनी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। बहुत जल्दी इस सीरीज का अगला वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक गुड बाय।